हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग को द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो एसएससी ने कल रिलीज किया था, कल रात को। इस नोटिफिकेशन में क्या है, जैसे कि पिछले 3 नोटिफिकेशन से एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो और अब एमटीएस के साथ वैकेंसी तो तीनों में अच्छी है, लेकिन वैकेंसी के साथ कुछ सिलेबस में बदलाव के साथ आ रहा है। सिलेबस नहीं, एग्जाम के पैटर्न में बदलाव के साथ नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो चलिए इस बदलावों की बात करेंगे कि क्या इसके एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। कुछ लोग इस बदलावों से खुश है कि हाँ ये अच्छा हुआ, कुछ चेंज हुआ, और कुछ लोग दुखी हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट में वैसे तो ये चारों के चारों सब्जेक्ट इंक्लूड है, लेकिन तरीके अलग है इसके। और साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिप्टिव जो चीज़ें हुआ करती थी, जो चाहे सीजीएल में हो और चाहे एमटीएस में हो, जैसे एस्से लेटर लिखने वाली चीज़ हो और चाहे सीएचएसएल में हो, उन सबको हटा दिया गया है। और सिर्फ अब जो एग्ज़ाम होंगे उस बेस पे सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। ये तो अच्छी बात कह सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि जब रिटन होता था तो उसमें मार्क्स बहुत कम और ज़्यादा आते थे। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम एसएससी एमटीएस के बारे में बात करेंगे। हम आज जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या। देखिए नोटिफिकेशन कल आया था, 18 तारीख को रिलीज हुआ था। 18 तारीख को रिलीज हुआ था। तो साथ ही रिलीज में बात ये बताई गई है कि ये आप एग्ज़ाम फॉर्म कब से भर सकते हैं। एक मिनट, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो 18 तारीख है। 18 तारीख है। साथ ही एग्ज़ाम फॉर्म के साथ हम लोग कब 18 तारीख से तो भर सकते हैं, और कब तक भर सकते हैं तो 17-2 तारीख से भर सकते हैं। 17-2 का मतलब फरवरी 17 तक भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन 17-2 से ही शुरू हो गया, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है इन एप्लीकेशन में कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि 17 फ़रवरी तक जाना है। आपको मैक्सिमम जैसे 18 तारीख आज है, 18 आज 19 हो गया, तो अगले 10 दिन में एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कर देना है, क्योंकि आखिरी के 10 दिन में जो साइट होती है वो चलती नहीं है। फिर बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म हो रह जाते हैं और कहते हैं और एसएससी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि एसएससी भी पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज करता है, रिलीज करके कहता है कि भाई साहब आप अगर पहले भर दीजिए, नहीं तो बाद में साइट नहीं चलेगी। तो मेन बात वो हो गई कि साइट की ठीक है, हम 17 तारीख तो डेट है, क्या करना है इसमें। तो एग्ज़ाम कब है, मेन तो मुद्दा ये होता है एग्ज़ाम कब होता है। तो अप्रैल की डेट नहीं आई, लेकिन डेट आ जाएगी आपको बिगनिंग में। मुझे लगता है कि बिगनिंग या मिड ऑफ अप्रैल शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम, और कम से कम 10 से 15 दिन तो चलता ही है। तो वो काम की बात है। तो आपको एक तो काम की बात ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो गए। दूसरा है कि 17 तारीख डेट आपको याद रखनी है, उससे पहले आपको फिलअप कर देना, उससे 10 दिन पहले कम से कम, मतलब 7 तारीख तक फॉर्म को फिलअप कर देना है, वो याद रखना है आपको। इसमें आपको लिखा हुआ है कि ऑफलाइन चालान, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए चालान होता है, तो चालान के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि चालान के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि बैंक जाना पड़ता है, वहाँ पे डीडी बनवाना पड़ता है, तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट कर देना है। अगले मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगला मुद्दा क्या है और किस बारे में बात किया जाना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें वैकेंसी को लेकर। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वैकेंसी वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी बहुत अच्छी है। वैकेंसी कितनी है, अप्रोक्स है 10,880, मतलब ये बढ़ भी सकती है, थोड़े बहुत कम हो सकती है, वैसे बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है, घटने का नहीं होता। तो और साथ ही साथ एमटीएस और साथ में हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन में 529 पोस्टें हैं, और वैसे टोटल मिला के लगभग ये 11,000 के ऊपर जा रही हैं। तो वैकेंसी अच्छी है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अगर अच्छे मार्क्स आप लाते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वैकेंसी अच्छी है, मुद्दा कुछ और है जो हम लोग इस बारे में बात करेंगे। एक एक करके सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को। देखिए रिजर्वेशन वाला पॉइंट ये रहा, तो उसके बारे में बात नहीं करते। अब आते हैं थोड़ा और वैकेंसी की तरफ। तो हो गया, हम लोगों ने वैकेंसी की बात कर ली और नोटिफिकेशन की बात कर ली। अब लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आप देखिए, एज लिमिट कब काउंट होगा, तो 1 तारीख को, मतलब कि 1 जनवरी 2023 को आप कितने साल के हुए वो वहाँ से आपको एज काउंट होता है, बैक डेट से आगे से। तो ये हो गया। और यहाँ पे एज लिमिट भी लिखी हुई है, देखिए 18 से 25 एज होती है, एक 18 से 27 होती है। 18 से 27 में कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होती है, और हवलदार के लिए 18 से 27 के लिए हवलदार के लिए है। साथ ही साथ और जो 18 से 25 में वो एमटीएस के लिए होती है। साथ ही एमटीएस की कुछ पोस्टें होती हैं जो कि 18 से 27 की एज कैटेगरी में आती है। साथ में SC ST को 7 साल का रिलैक्सेशन, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का,
और PWD और OBC PWD को 10 और 13 साल का, ऐसे करके, और एक सर्विसमैन को 3 साल का। ये अलग अलग कैटेगरी है। तीन ऊपर की 3 बातें याद रखनी होती है। OBC से होते हैं या SC ST, मोस्टली लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो एज रिलैक्सेशन की उसमें बात की जाएगी। अब वैकेंसी की बात कर ली, एज रिलैक्सेशन की बात कर ली। अब जब फॉर्म भरेंगे आपको तो जोन का चक्कर होता है। बहुत लोग जोन ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पाते। जोन सेलेक्ट करने का ना मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जैसे इसमें लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन में क्या आता है, तो बिहार और यूपी आता है। मतलब कि अगर आप इस जोन में भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिलअप करते हैं, तो एग्जाम सेंटर होगा बिहार और यूपी के किसी स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। मान लीजिए आपने ईस्टर्न रीजन से डाल दिया फॉर्म, ईस्टर्न रीजन से डाला फॉर्म, तो आपका एग्जाम जो इसी ईस्टर्न रीजन में पड़ेगा, जैसे झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, बंगाल, इस रीजन में पड़ता है आपको। तो देखिए, बिहार सेंट्रल जोन में आता है, झारखंड साइड में पड़ता है, लेकिन वो आपका उस जोन में नहीं आके ईस्टर्न जोन में आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जो MTS में सेलेक्ट करना होता है पोस्ट, वो जोन वाइज अलग अलग होता है, वो अलग मुद्दा होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ आपको एग्जाम देना है, कि बिहार में कहाँ, बिहार में देना है पटना, गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में, बरेली में, झांसी में, वाराणसी में, आपको सेलेक्ट कर देना है और एग्जाम फॉर्म में उसमें आता है। तो ऐसा ना कर लीजिएगा कि कुछ और कोई किसी और की साइट देखे, किसी यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा और वो ईस्टर्न जोन का है, उसने लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर देते हैं। कई बार तो ये होता है। लेकिन वैसा ना करें, अपना जोन सेलेक्ट करें, जोन देखे कि हाँ मेरा किस जोन में आता है और वहाँ से करें, तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। अब सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपको देखना है कि सिलेबस क्या है। तो कंप्यूटर बेस, पहले क्या होता था कि 2 एग्जाम होते थे, पहले 2 एग्जाम नहीं होते थे, पहला एग्जाम होता था, उसका डिस्क्रिप्टिव होता था। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे और लेटर में एक पूछा जाता था और उसमें लिखना होता था, उसके मार्क्स 50 नंबर के होते थे। अब उसको हटा दिया गया। उन्होंने क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले भी था, अब भी है। 2 सेक्शन कर दिए हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 में भी क्वालिफिकेशन मार्क्स है, कितने परसेंट मतलब आएंगे, मिनिमम इतने परसेंट आएंगे तो क्वालिफाई करेंगे, वो भी आपको एंड में बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 1 को और सेक्शन 2 में। इनमें पहले अंतर बताता हूँ। अंतर ये है, सेक्शन जो 2 है उस बेस पे सिलेक्शन होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 2 में जितने मार्क्स आएंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, और उस मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपकी जॉब लगेगी। तो फिर सेशन 1 क्या है भाई? सेशन 1 कुछ नहीं है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है क्या मतलब हुआ कि क्वालिफाई करेंगे, आपको मिनिमम मतलब इसमें होना चाहिए कि अगर सेशन 1 पहले क्वालिफाई करते हैं, जितना गवर्नमेंट ने, जितना SSC कमीशन ने आपको स्पेसिफाई किया है कि इतने परसेंट ला के क्वालिफाई करना, जो आपको नीचे बताऊंगा, तो उस उतने परसेंट अगर लाते हैं तो क्वालिफाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेशन 1 पहले चेक होगा और वो आपको पास हो गए तो सेशन दूसरा होगा, वो चेक होगा। अगर सेशन 1 में या फेल हो गए तो दूसरा सेशन आपका चेक नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहीं से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि आपको पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट आते थे, 100 नंबर में से जितने मार्क्स आते थे उसी कट ऑफ बनती थी, फिर DV के लिए आपको बुलाया जाता था। तो अब इस तरीके से कर दिया गया है। तो सेशन 1 में है क्या? मैथ्स है, और सेशन 1 में रीजनिंग है। मतलब रीजनिंग और मैथ में सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, और क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे इसके लिए? आपको इसमें 20 है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ में। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 60 मार्क्स का होगा। कितने मिनट दिया जाएगा? तो 45 मिनट जाएगा। 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट दिया जाएगा। सेशन 2 में GA है, मतलब GK है, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है। इसमें 45 मिनट दिया जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और 25 क्वेश्चन है। किसमें? तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, मैथ में 20 क्वेश्चन। लेकिन जिसमें आपको क्वालिफाई करके जॉब लेनी है, जिससे आपको जॉब लेनी है, वो GA में 25 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों के लिए 50 क्वेश्चन हो गए, और दोनों के लिए 45 मिनट दिया जाएगा, और सेशन 2 खत्म होते हैं, सबमिट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम फॉर्म मतलब ये एग्जाम फॉर्म भर के उसका ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है कि आपको GS पे ज़्यादा मेहनत करना है, इंग्लिश पे ज़्यादा मेहनत करना है, और ऐसा ना करें कि ज़्यादा मेहनत चक्कर में पहले सेशन में क्वालिफाई भी ना कर पाए। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कितने परसेंट ला के आपको क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद और बातें करेंगे कि भाई हवलदार में कितनी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, और कि इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1
एज वेल एज सेशन 2, मतलब कि मिनिमम तो कम से कम इतना लाना है, लेकिन सेशन 1 में लाके आप पास होंगे, सेशन 2 में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे तभी तो मेरिट लिस्ट में आएंगे। यूआर को 30% लाना है, 30% लाना है आपको सब्जेक्ट में, पूरा का पूरा सेशन में कह रहा हूँ। जैसे 120 नंबर का पहला सेशन, उसका 30%, 48 नंबर कम से कम तो लाना है। ओबीसी को 25 और बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अलावा और यूआर के अलावा जितनी कैटेगरीज होंगे उसको 20% ला के क्वालिफाई करना है। लेकिन आपको पता है क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। क्वालिफाई करके कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अब जॉब नहीं लगेगी। तो बात करते हैं अब आके सब्जेक्ट की। पहले सब्जेक्ट बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे हवलदार के हाइट की बात करेंगे। तो मैथ्स जैसा है वैसे ही है। इसमें क्या है देखिए, रियल नंबर, होल नंबर्स, रियल नंबर्स मतलब नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, डेसिमल है, रिलेशनशिप नंबर्स है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, बोर्ड मास है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क एंड टाइम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से, डिस्काउंट है और एरिया पेरीमीटर है, मतलब होता है कि ये आपको मेंसुरेशन है एक तरह से, और बेसिक ज्योमेट्री का फिगर्स आएंगी, डिस्टेंस और टाइम का भी आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आएंगे, लाइन एंगल से भी आएगा और डीआई से भी आएगा आपको। मतलब कि ऐसा नहीं कि एडवांस मैथ नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिक की फिगर्स है, सिर्फ फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे। लेकिन अगर इसमें ट्रिगर नहीं है, अलजेब्रा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना ट्रिगर अलजेब्रा नहीं पढ़ना है आपको सिर्फ। और एमटीएस की अगर तैयारी करते हैं तो ट्रिगर और अलजेब्रा आपको नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग में जो आता था हमेशा से वही है, इसमें क्लॉक भी है और इसमें कैलेंडर भी है, आपको ये ध्यान रखना है। क्लॉक और कैलेंडर भी है, जंबल, डिकोडिंग, कोडिंग, ये सब जितना पहले आता था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उसी बेस पे है। जीएस में जैसे आता है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट्स है, सिविक्स है, मतलब 10th स्टैंडर्ड जो भी सब्जेक्ट रहे उसमें से आपको पूछा जाएगा। लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज की इंग्लिश में तो वही है कि सीनो एंटो बाकी करके लैंग्वेज जैसा है वैसे ही है। सिलेबस में कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। बस उनके लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो जाए कि क्या है इसमें। बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब पीईटी देने जाएंगे, हवलदार के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पे वॉकिंग करना होता है, दौड़ना नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि दौड़ना है, वॉकिंग करना होता है 15 मिनट में 1600 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, 100 मीटर और। तो फीमेल के लिए जो टाइम होता है 1 किलोमीटर होता है 20 मिनट में, और मेल के लिए होता है 1600 मीटर होता है 15 मिनट में। वॉकिंग करना, तेज तेज वॉक कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें दौड़ नहीं सकते। उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर आप दौड़ेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हाइट की बात करेंगे तो हाइट उतना मतलब इशू नहीं होता, 157.5 सेंटीमीटर होती है। अगर आपकी इतनी हाई है, कम से कम मतलब 5 फुट 1 इंच के करीब, 2 इंच, 1 इंच के करीब आते हैं, 1.5 इंच के करीब। चेस्ट 81 हो जाता है, फीमेल के लिए 152 आ जाता है। लेकिन फीमेल के लिए वेट होता है कि 48 किलो कम से कम होता है। 48 किलो आपको वेट हो, आप या यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपको 48 किलो कम से कम तो होना ही है। 2 किलो का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो गोरखास के लिए, असामीज गोरखास के लिए और एसटी ट्राइबल्स के लिए मिलता है, बाकी किसी के लिए नहीं मिलता है। तो ये रहा पूरी की पूरी डिटेल रही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।